हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है इसका पार्ट नंबर 10। अभी तक हम लोग 9 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ओके। अब देखिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा हमारा देश है वो एक संप्रभु राष्ट्र बना था, साथ में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ओके। यानी कि भारत जो अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया था इसी एक्ट के द्वारा, इसीलिए आपको इसे जानना बहुत ही जरूरी है। साथ में इसी अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। तो एक इसमें पाकिस्तान था। ओके। और जो शेष बचा था वो अपना प्यारा इंडिया था। ओके। तो हम पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, इंडिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके। तो बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कल कवर नहीं किया था जब मैं आपको क्राउन का शासन पढ़ा रहा था। मैं चाहता तो वहां भी कवर करा देता, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट इसका अंडरस्टैंड करना है। ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा देश था उस समय जो ब्रिटेन था उसका उपनिवेश था। ओके। ब्रिटिश लोगों का शासन था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। तो हम लोग कैसे आजाद होंगे, उन अंग्रेजों को जाना पड़ेगा ना हमारे देश उस देश से। तो कोई भी चीज होती है वो कानूनी रूप से होती है। तो देखिए, इसी क्रम में 20 फरवरी 1947, ये आपको दो तीन डेट है जो आपको याद रखनी है। मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ फैक्ट याद रखने हैं, लेकिन दो तीन डेट है काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश यहाँ पर आजाद हुआ था, इसलिए आपको याद रखनी है। तो एक क्रम आपको याद रखना है। तो मैं पहले अपना कैमरा चेंज कर देता हूँ। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के पीएम थे, इन पीएम का नाम भी ध्यान रखना है, उस समय के जो क्लीमेंट एंजली थे, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 30 जून 1947 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 जून 1947 को अंग्रेज लोग हैं वो भारत छोड़ के चले जाएंगे और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। ओके। ये क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही मुस्लिम लीग जो है इन्होंने आंदोलन विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मांग की भारत है जब अंग्रेज जाएं तब अंग्रेज जाने से पहले भारत का विभाजन करें, और एक पाकिस्तान के रूप में और दूसरा जो शेष बचता है वो इंडिया के रूप में। ओके। तो इसीलिए इन्होंने विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये मुस्लिम लीग है इनकी स्थापना 1906 में हुई थी। अब आप इधर, मैं भी इधर हूँ, तो ये मत समझ लीजिए मैं मुस्लिम लीग के इधर हूँ। ओके। इसलिए मैं अपना कैमरा चेंज कर देता हूँ। तो देखिए, ये मुस्लिम लीग है। अब देखिए, जिन्ना विन्ना थे, इन्होंने अगर ये चाहते तो भारत का हो सकता है विभाजन ना होता, लेकिन जिन्ना के अड़ियर रूप ने ही भारत का विभाजन किया और जो हमारा प्यारा भारत था इसके कई सारे टुकड़े कर दिए। ओके। तो जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर एक जो पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा जो पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जाना गया, जो आज आपको बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलेगा। ओके। तो हम देखते हैं, जब भाई इन्होंने आंदोलन कर दिया तब फिर से एक समस्या आ गई। तो इसी समस्या के समाधान के लिए फिर से 3 जून को जो ब्रिटिश के पीएम थे भैया, इन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि जो संविधान सभा के द्वारा, इस समय हमारी संविधान सभा थी, एक संविधान का निर्माण कर रही थी जो हमारे देश के ऊपर लागू होता। तो इन्होंने पुनः एक अनाउंसमेंट किया कि जो संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान है वो उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते। ओके। तब यहाँ पर जिन्ना सोचे, अरे वाह, हम तो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो हम हमारे ऊपर तो ये लागू नहीं होगा। तो इसमें जब ये दोबारा से स्पष्ट कर दिया गया, फिर ये जिन्ना विन्ना थे ये थोड़े से शांत हो गए। ओके। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो वायसराय माउंटबेटन थे इनको भारत भेजा गया एक विभाजन योजना लेकर के, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। ओके। और इसने जो प्रस्तुत की थी जो योजना ना, इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मान लिया था, फिर भारत का विभाजन हो गया था। लेकिन भारत का विभाजन हुआ तो जो हमारा सबसे बड़ा भाग था वो भारत के रूप में ही जाना गया, और जो जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, ये भी पहले पाकिस्तान था। ओके। तो आप लोग देखेंगे तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग माइग्रेट किए, और बहुत ही बड़ी जो हिंसा थी यहाँ पर हुई थी, कई सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई थी। ओके। इधर से जो ट्रेनें आती थी उनमें लोगों से ज्यादा लाशें आती थी, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो गांधी जी थे वो इस जो ये योजना थी ना, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट नहीं किए थे।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो जिन्ना थे उन्होंने पाकिस्तान का गठन तो कर दिया, लेकिन आप देखेंगे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है, पाक का मतलब होता है साफ, मतलब पवित्र। ओके, लेकिन ये पाकिस्तान की जैसे जिन्ना ने कल्पना की होगी कि आज का वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो वैसा ही है। देखिए जिस देश की जो स्थापना है वो एक झूठ के आधार पर की गई हो, झूठ फरेब के आधार पर की गई हो, तो वो देश कभी अच्छे से सस्टेन कर ही नहीं सकता, विकास कर ही नहीं सकता। इसीलिए पाकिस्तान की ये ऐसी दुर्दशा है। देखिए हमारा भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, इसकी जो इतिहास है ना बहुत लंबा है। हमारे देश का जो विकास हुआ है वो ग्रेजुअली रूप से हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान अचानक से एक दिन में इसका अस्तित्व आ गया। अगर इनसे पूछा जाए पाकिस्तानियों से तुम्हारा भैया इतिहास क्या है, तो इनके पास कोई इनका इतिहास ही नहीं है। क्यों? अगर ये अपना इतिहास बताएंगे तो उसमें इंडिया आएगा। ओके, इसीलिए इनका भाई कोई इतिहास ही नहीं है। अगर हमारा इतिहास देखा जाए वो काफी गौरव में है, और हमारे देश का एक विकास हुआ वो एक क्रमिक रूप से हुआ है, इसीलिए हमारा देश देश है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक देश नहीं बल्कि एक राष्ट्र है। एक नॉर्मली जैसे एक दिन में वो उभर के आ गया कि भैया जो भारत है उससे इसका विभाजन हुआ, एक दिन में पाकिस्तान का निर्माण हो गया। इसीलिए जब इसका निर्माण हुआ तो इसके पास कोई भी अच्छी सशक्त संस्थाएं नहीं थी जो इसको कंट्रोल कर पाती, और इन्होंने जल्दी से एक संविधान सभा का गठन कर लिया, और सॉरी संविधान का निर्माण कर लिया, और उसमें ऐसे प्रावधान नहीं थे। तो इसीलिए आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आज भी लोकतंत्र ना देखने को केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है, बल्कि यहाँ पर सैनिक शासन देखने को मिलेगा। और इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंकवाद देखने को मिलेगा। आतंकवाद क्यों है? क्योंकि भाई इसकी स्थापना ही हुई थी इस आधार पर हुई थी, धार्मिक आधार पर हुई थी, साथ में इसका जो मोटो था वही गलत था। मोटो गलत होने के कारण यहाँ पर आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। लोग यहाँ पर जब गए थे तो इसकी स्थापना हुई थी धर्म के आधार पर। किस आधार पर हुई थी? धर्म के आधार पर। तो देखिए कोई भी धर्म का लोग हो, अगर यहाँ पर मतलब हिंदू भी होते तो वो भी सोचते ना कि एक हमारा ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हो, तो वो भी जाते ना। तो उस समय के मुसलमान लोग थे वो भी सोचे थे कि हमारा एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां पर सिर्फ मुस्लिम बहुल होंगे, मुस्लिम राष्ट्र होगा तो हमारे पास ज्यादा अधिकार मिलेंगे। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था, जो थोड़े शरीफ लोग थे वो भी चले गए। उन लोगों को नहीं पता था कि भारत में वो सॉरी पाकिस्तान में इस तरह की परिस्थितियां आ जाएंगी कि हमारी जो स्थिति है वो मतलब इतनी ज्यादा बदतर हो जाएगी। आज आप देखेंगे इंडिया में कहा जाता था कि उस समय कि आप जो मुस्लिम लोग यहाँ पर रह गए हैं उनको कोई राइट्स नहीं होंगे, उनको दमन शोषण किया जाएगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि वहां के पाकिस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं वहां से ज्यादा यहाँ पर ज्यादा वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, साथ में आप देखेंगे उनके पास ज्यादा राइट्स है। ओके, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान का नाम अब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ये बचा ही नहीं है, बल्कि इसका नाम अब रख देना चाहिए पाक साफ नाम रख देना चाहिए। क्या नाम रख देना चाहिए? पाक साफ। पाक साफ क्यों रखना चाहिए? पाक का मतलब होता है पवित्र, और साफ का मतलब होता है कि जो पाक लोग हैं ना उनको साफ किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके ऊपर दमन शोषण लगातार बढ़ते जा रहा है। जो सच में पवित्र लोग हैं उनके ऊपर दमन शोषण करके उनको दबाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पाकिस्तान अब नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका नाम पाक साफ होना चाहिए, क्योंकि जो पाक लोग हैं ना उनको यहाँ से साफ किया जा रहा है। ओके, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। काफी इस पे बात करेंगे तो शायद कल हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला। पाकिस्तान है ही ऐसे ढीठ टाइप का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 में कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। इस 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में क्यों पेश किया गया? क्योंकि ब्रिटिश लोग ही तो पारित करेंगे। उस समय हमारे भारत को तो अधिकार नहीं थे, क्योंकि शासन किसका था? ब्रिटेन का। तो पारित भी कहाँ से होना था? ब्रिटेन की संसद में पारित होना था। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए कई बार पूछा जाता है कहाँ पारित हुआ था, तो आप सोचेंगे भारत आजाद हुआ है तो भारत की संसद में पारित हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ हुआ? ब्रिटिश में, क्योंकि शासन किनका था? ब्रिटिश लोगों का था। तो इसीलिए ब्रिटेन की संसद ही तो पारित करेगी, तभी तो राइट्स मिलेंगे। इसीलिए पारित कहाँ पेश कहाँ किया गया? संसद में, ब्रिटिश की संसद में पेश किया गया। तो 18 जुलाई को जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो पास हो गया। जो ब्रिटिश संसद थी उसने उसको पास कर दिया, और 15 अगस्त 1947 से भैया लागू हो गया। अब आप देखेंगे कि 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी, इस समय हमारा देश था वो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन गया था। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ पर आपको देख लेनी है। जैसे जो स्वतंत्र भारत था उसका प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, प्रथम पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा थी, यही संसद के रूप में काम की, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी संविधान सभा थी
यही संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दी गई। तो आपको ये कुछ चीजें याद रख लेनी है। चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। ये आपको बैकग्राउंड ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड बना दिया। अब हम लोग आते हैं जो हमारा एक्ट है 1947 का, जिसके द्वारा हमारा भारत है वो आजाद हो गया था। तो इसमें कुछ मुख्य प्रावधान है आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। देखिए नंबर 1, इसके द्वारा जो ब्रिटिश राज था वो समाप्त हो गया। ओके, 1947 का जो एक्ट था, इसके द्वारा कहा गया कि जो ब्रिटिश का राज है भैया वो अब समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 से भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। स्वतंत्र मतलब वो, मतलब अब वो फ्रीली है, मतलब उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो किसी के अंडर में नहीं है। और संप्रभु का मतलब होता है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। ओके, इसी जो देखिए एक्ट था बहुत ज्यादा पावरफुल था। मतलब इसमें इतनी ज्यादा पावर दी गई कि ये मतलब जो इस एक्ट के द्वारा अगर भारतीय चाहें तो वो इस एक्ट को भी निरस्त कर सकते थे। मतलब अगर वो चाहें कि हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते तो वो इस एक्ट को, 1947 एक्ट था ना, इसको भी रद्द कर सकते थे। मतलब इतने ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। मतलब वो चाहते थे कि अगर हम ब्रिटिश के अंडर में रहना चाहते हैं तो वो इस एक्ट को भी निरस्त कर सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा पावर थी। ओके, और इसके द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन हुआ तो एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया के रूप में जाना गया। और जो पाकिस्तान था ना, ये भी दो भागों में था। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले भी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में जो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा वो है। ओके, और वायसराय का पद है इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वायसराय का पद नहीं बचा था, ये आपको एकदम घोल के पी जाना है। ओके, तो वायसराय का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ में दोनों देशों में जब तक वो देश है पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक भैया उन्हें अपने कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। क्योंकि कोई भी देश है भैया वो किस पर चलेगा, नियम कानून के आधार पर ही चलेगा ना। तो इसमें कहा कि भैया तुम अपने अपने नियम कानून बनाओ, उसी के आधार पर अपना शासन करिए। और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नर जनरल का पद था भैया इसको बने रहने दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है, आप एकदम ध्यान से सुनिए वरना आप लोग गलत कर देंगे। जो गवर्नर जनरल का पद है भैया, इस पर नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन में जो ताज है, मतलब ब्रिटेन के जो सम्राट है, ओके, तो वही इसकी नियुक्ति करेगा गवर्नर जनरल की उस समय। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश राष्ट्रीय कैबिनेट के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय कैबिनेट कौन? ये भारतीय लोग हैं। ओके, इनके द्वारा की जाएगी। मतलब सिर्फ वो क्या है, जैसे कि हम लोगों ने चुन लिया कि इस एक्स व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाना है, तो सिर्फ अपॉइंट करने का काम किसका है? ब्रिटिश राज का है। ओके, तो नियंत्रण उनका नहीं था। यहाँ पर नियंत्रण उनका नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उस समय देखिए हमारे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी। टॉपर कौन था भाई? अभी तो वही थे ना। तो नियुक्त कौन करता? फर्स्ट टाइम वही करते। इसीलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि जब जब तक भाई हम अपना सिस्टम क्रिएट नहीं कर लेते तब तक हम भैया एक मतलब हम लोगों की मतलब एक तरह से देख रेख करते रहिए। ओके, अब हम लोग छड़े पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नया संविधान निर्माण होने तक भैया जो हर जगह शासन किया जाएगा तो वहां के जो लोकल विधानसभाएं हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मतलब लोकल रूप से यहाँ पर शासन चलाया गया। जब तक हमारे पास एक सशक्त संविधान, सशक्त संस्थाएं नहीं आ जाती तब तक लोकल लेवल पे सबका सब अपना अपना शासन देखेंगे। यहाँ पर हम साथ में देखेंगे कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटेन में राज्य सचिव का पद था भैया उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि अब ब्रिटेन का शासन खत्म हो गया ना, अब उसके प्रति लॉयल्टी नहीं है। तो वहां पर पद रखने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है ना। तो राज्य सचिव कहाँ पर होता था? लंदन में होता था ना। इसीलिए इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी शक्तियां थी वो राष्ट्रमंडल को सौंप दी गई थी। और इसकी जगह पर एक राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया था। मतलब नया पद लाया गया था राज्य सचिव के नाम से। लेकिन जो सचिव था ना, भारत का सचिव था, उसको समाप्त कर दिया गया था जो ब्रिटेन में था। इसी तरह हम आठवां देखेंगे। देखिए जो देसी रियासतें हैं, इसमें कहा गया 1947 में कहा गया जो देसी रियासतें हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। भैया यही इसमें बड़ी गड़बड़ी वाली बात थी कि 1947 में कह दिया गया कि जो रियासतें हैं ना, छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, 500 से ज्यादा रियासतें थी। इसमें कह दिया गया जो भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है, मतलब जो भारत पाकिस्तान इन दोनों में नहीं शामिल होना चाहती और इन दोनों से अलग रहना चाहती है तो वो रह सकती हैं। लेकिन भाई यही एक गलत चीज थी जो हमारे, देखिए जो अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते
तो आप जानते हैं हमारे भारत के बहुत सारे भाग होते हैं। ओके, उन्होंने हमारे देश का एकीकरण किया, कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहूंगा कि हमारे देश का एकीकरण पढ़ा रहूंगा ना, तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगा। उन्हें बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, जैसे इटली में एकीकरण हुआ था ना, ऐसे भारत का भी एकीकरण देखेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी के आधार पर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ है, ये थोड़े से मतलब अपने थोड़े अड़ियल रूप के होने के कारण भी ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये कुछ थे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, कुछ थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्र रहना चाहता था। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई, भारत के सामने कई सारे नए चैलेंजेस आ गए। और साथ में यहाँ पर देखिए नमा है कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी राइट्स है, अधिकार है, वो समाप्त कर दिए जाएंगे 21 एक्ट के द्वारा 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और साथ में जो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर ने भैया, इनको संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। ओके, और साथ में जो शाही उपाधि है भारत का सम्राट, इसको समाप्त कर दिया गया। भाई जब ये सब कुछ हो गया, आप हम यहाँ पर देखेंगे हमारा देश ऐसे आजाद हुआ था और मध्य रात्रि को हमारे तिरंगा फहराया गया। और जो नेहरू जी हैं उन्होंने एक अपना एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, आपको एकदम भूलना नहीं है। जैसे वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। साथ में आपको ये वाला गवर्नर जनरल वाला पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें नियुक्त तो ब्रिटिश ताज करता था लेकिन इसका नियंत्रण नहीं था क्योंकि इसकी सिफारिश कौन करेगा, हमारे देश के जो लोग थे, भारतीय कैबिनेट का, ये इसकी सिफारिश करेंगे। ओके, और साथ में आपको देखिए गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर थे भैया, इनको संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि देशी रियासतों को भैया इन्हें स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो स्वतंत्र रहना चाहती है तो रह सकती है। तो कुछ चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो देश था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और संप्रभु राष्ट्र बन गया। तो संप्रभु का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। स्वतंत्रता, संप्रभु, बहुत सारी बुकें हैं, ये हम लोग जानेंगे। चलिए इस वीडियो में यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आपको पार्ट नंबर 10 में मिलेगा। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरा चैनल नया है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके, और टेस्ट अभी चल रहा है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो दे देता हूँ, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर के क्लब आईएएस एस्पिरेंट लिखिए तो उस पर जाएंगे तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज वाली वीडियो मिल जाएंगे। हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, आपको 2 वीडियो देखनी है, एक हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, और दूसरी आपको देखनी है जिसमें मैंने ज्योग्राफी का शेड्यूल बताया है, जो टेस्ट का शेड्यूल है वो जाकर के देख लेनी है। ये दोनों वीडियो अच्छे से जाकर देख लीजिए। और एक आपको तीसरा एडमिशन फॉर्म मिलेगा। एडमिशन फॉर्म अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, मैं आपको एक एडमिशन फॉर्म का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको आई कार्ड मिलेंगे। उस आई कार्ड के थ्रू ही आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, जिससे मैं आपका रिकॉर्ड रख पाऊंगा। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।